इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कृषि में एक महिला उद्यमी की असाधारण कहानी। प्रिया बोडके, जो अपने भाई प्रमोद बोडके के साथ महाराष्ट्र के पुणे जिले से हैं, जिन्होंने अपने पिता श्री ज्ञानेश्वर बोडके के अभिनव किसान क्लब का काम संभाला है, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और ये क्लब बाजार में लगभग हर कृषि उत्पाद की आपूर्ति करके अच्छा लाभ कमा रहा है। कृषि स्नातक प्रिया बोडके जी का एकमात्र मंत्र यही है कि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अभ्यास के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको अपना काम खुद करना चाहिए और इस पर आपको गर्व करना चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं प्रिया बोडके एवं उनके भाई प्रमोद बोडके जी से। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं प्रिया बोडके जी का, जो कि अभिनव भारत क्लब के संचालक हैं, उनका संचालन कर रहे हैं, और साथ में उनके जो भाई हैं प्रमोद बोडके जी का, उनका भी मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, मैं प्रिया ज्ञानेश्वर बोडके। धन्यवाद आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे। अभी हम सबसे पहले अभिनव फार्मर्स क्लब जो है, जो मतलब बहुत ज़्यादा अभी लोग उससे पहचान रहे हैं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि एक्चुअली ये ग्रुप है क्या और ये काम क्या करता है। तो अभिनव फार्मर्स क्लब की स्थापना मेरे पिताजी ज्ञानेश्वर बोडके जी ने की है। उन्होंने सिर्फ 11 फार्मर के साथ मिलकर ये ग्रुप का स्थापना किया। उसके बाद ये जो फार्मर क्लब है वो आगे आगे बढ़ता गया, क्योंकि एक बात हमें समझ में आई कि अगर फार्मर डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा या खुद सेल करेगा तो उसे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और सेकेंड चीज़, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये जानने के बाद हमने ग्रुप शुरुआत की। शुरू में हम फ्लोरिकल्चर में काम करते थे, जो फ्लावर्स बोलते हैं हम, कार्नेशन, जरबेरा। लेकिन उसमें 2 साल बहुत अच्छा काम किया, रेट वगैरह बहुत अच्छे मिलते थे। उसके बाद पूरा रेट कोलैप्स होने लगा, क्योंकि एक बात पता चली कि फ्लावर ये डेकोरेशन की चीज़ है, उसे कोई खाने वाला नहीं है। जो चीज़ खाने वाला नहीं है उसके ऊपर कभी ना कभी तो मतलब बोलते कि मंदी आ जाएगी। तो सेम वैसा ही चीज़ हुआ। 2 इयर्स के बाद उसको रेट बहुत कम मिलने लगे। नॉर्मल हम देखते हैं कि फ्लावर चीज़ ऐसी है जो सिर्फ शादी में या कुछ डेज होते हैं उसी के टाइम यूज़ होता है, तो बाकी टाइम उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो सेम ऐसे होने लगा कि 4 मंथ उसको अच्छे रेट मिलने लगे और बाकी दिन वो पूरे कम रेट से आगे वाले लोग लेते थे। तो एक बात पता चली कि इस सिस्टम से अगर हम लोग काम करेंगे तो कभी भी अच्छा पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने वेजिटेबल्स में काम शुरू हम करने लगे, क्योंकि वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ है जो हम बोलते हैं कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक चलने वाली चीज़। आप किधर भी देख लो, लोग सब्जियाँ ही खा के मतलब जिंदा रहते। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कोई भी हो, तो पैसा खा के तो लोग नहीं जिंदा रह सकते। तो वेजिटेबल्स में काम शुरू किया। तो जैसे हमें हर एक फार्मर को हर दिन 1 से 2,000 रुपये मिलने लगे, वैसे वैसे ग्रुप में लोग भी बढ़ने लगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे गाँव वाला ये बोलता था, अरे ये क्या कर रहे हैं। मतलब आप नॉर्मल देख लो कि फार्मिंग को बहुत गलत नज़रिए से देखते। लोग बोलते अरे ये क्या फार्मर है, इसको मतलब अच्छा पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे हमें हर रोज़ 2,000 रुपये मिलने लगे, ऑटोमेटिक हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। मतलब जैसा पहला हमारे पास साइकिल थी, फिर पापा ने 4 व्हीलर ली, तो ऐसा अच्छे घर हमने बनाए। तो जैसा सिस्टम चेंज होने लगा, ऑटोमेटिक फार्मर भी बढ़ने लगे। आज अभिनव फार्मर्स क्लब के 1.5 लाख फार्मर है। हमारे फार्मर का 400 कोटी का टर्न हो रहा पिछले साल का। तो हर एक फार्मर है जो हमारा 1-2 एकड़ में ही फार्मिंग करता है, उसे साल में लाख रुपीस बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये सब जो पैसे है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, इस कंसेप्ट से हमें मिलते हैं। तो इस तरह अभिनव फार्मर्स क्लब मतलब काम करता है। 6 राज्यों में हमारा काम शुरू है अभी। टोटल जो हमारे ग्रुप के फार्मर है, हम पूरे भारत में से जो फार्मर काम करते हैं ये पूरा काम, तो इससे हम 2 लाख कस्टमर को ये पूरा वेजिटेबल्स होम डिलीवरी भी करते हैं। तो ऑटोमेटिक कस्टमर भी बढ़ने लगे, इधर फार्मर का भी काम बढ़ने लगा। तो इसी की वजह से ग्रुप बहुत अच्छा काम करने लगा। और सबसे बड़ी चीज़ की लेबर का प्रॉब्लम होता था, इसलिए न्यू जनरेशन जो अभिनव फार्मर्स क्लब की, हम 15,000 लड़के लड़कियाँ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। टोटल हम करियर के हिसाब से ही इस फील्ड में मतलब काम शुरू करें।
जी बिल्कुल प्रिया जी, आपने एक संक्षिप्त विवरण जरूर दिया हमें अभिनव फार्मर क्लब का। बीच में आपने अपने पिताश्री की बात भी की, तो हम ये जानना चाहेंगे, हालांकि आपके पिताश्री को कृषि जगत में कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे ले जाना चाहूंगा, फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा और थोड़ा सा अपने दर्शकों को आपकी जबानी ये सुनाना चाहूंगा कि अभिनव फार्मर ये जो ग्रुप है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके मन में इस तरह की भावना आई पिताश्री के, और कैसे आप अगली जनरेशन, यानी कि आप उनकी अगली जनरेशन हैं, कैसे आप इसे आगे ले जा रहे हैं? एक्चुअली पापा पहले जब जॉब वगैरह करते थे, तो जॉब से क्या था कि पैसे वगैरह उतना ज्यादा भी नहीं मिलते थे और दिन भर काम करते थे। तो तभी पापा ने सोचा कि ठीक है मैं कुछ फार्मिंग में करूंगा, क्योंकि हमारा जमीन वगैरह था उसमें पूरा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है उस प्रकार का फार्मिंग करते थे। तो उसमें से घर का धान भी नहीं निकलता था, मतलब इतना ज्यादा कंडीशन खराब था। इसलिए पापा ने सोचा कि अगर अपने पास खुद का जमीन है तो हम उसमें कुछ ट्राई करेंगे। तो फिर उन्होंने पूरा एक अखबार में एक न्यूज आया था कि एक फार्मर ने फार्मिंग से बहुत अच्छा पैसा वगैरह कमाया, तो उधर ही पापा ने डिसीजन लिया कि मैं भी फार्मिंग करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने पूरा मार्केट सर्वे वगैरह किया, तब फ्लोरिकल्चर को बहुत अच्छा डिमांड था। तो पापा ने सोचा कि ठीक है मैं कुछ फ्लोरिकल्चर में काम करूंगा। तो उन्होंने शुरू किया काम। तो शुरू करने के बाद उन्होंने एक 6 महीने तक एक पॉली हाउस में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया तो उनको पैसे तो कुछ नहीं मिले, लेकिन 1.5 लाख का ज्ञान मिला, मतलब जो कुछ नॉलेज होता है वो मतलब उनको मिला। तो उन्होंने खुद का स्टार्ट किया। उसके बाद जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरा दिल्ली वगैरह उधर फ्लोरिकल्चर का क्या डिमांड है, 2-3 जो हमारे यहाँ पुणे में जो मार्केट थे उधर जाके पूरा डिमांड वगैरह चेक किया। तो फ्लोरिकल्चर में कार्नेशन और जेरबेरा को तब बहुत अच्छा डिमांड था। तो पापा ने सोचा कि ठीक है मैं इसमें करूंगा। तो फिर लोन वगैरह लिया। लोन के लिए भी घर से बहुत झगड़े हुए थे, क्योंकि पापा जी के जो मतलब मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने बहुत उनको अपोजिट किया कि नहीं, अगर मुझे इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो तू क्यों कर रहा है फार्मिंग, क्योंकि हमारे खाने के भी उनके बहुत प्रॉब्लम था इसलिए। लेकिन पापा ने बोला कि नहीं मैं करूंगा ही। तो उनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया फिर हाईटेक फार्मिंग में। तो जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरा मतलब समझ लिया कि कैसे करना है, क्या करना है। उस हिसाब से फिर फ्लावर का प्लांटेशन किया, उसका अच्छे से कम से कम एक फ्लावर के लिए हमें 2 रुपीज़ 85 पैसा खर्चा आता था। और जब हम उसको दिल्ली वगैरह में बेचते तो उसको 5 रुपये मिलता था एक फ्लावर के, तो दुगना मुनाफा हमें मिलने लगा। तो मुनाफे से क्या हुआ कि जब हमने पॉली हाउस के लिए 12 लाख का लोन लिया था, तो पापा ने वो कम से कम 2-3 साल में उसको पूरा रिपेमेंट किया। तो जो बैंक हमने कैनरा बैंक से लोन लिया था, तो उन्होंने पूरा घर पे आए, पापा को पूरा अवार्ड वगैरह दिया, क्योंकि ऐसा कोई फार्मर नहीं था कि जिन्होंने 2 साल में पूरा 12 लाख का लोन रिपेमेंट किया। तो उधर से ही पापा का न्यूज वगैरह पेपर में आना शुरू हुआ। फिर बहुत लोग आते थे फार्म के ऊपर, देखते थे कि नहीं हमें भी शुरू करना है। फिर उधर से हमने ग्रुप बनाना शुरू किया, जो नाबार्ड के साथ मिलकर फिर अभिनव फार्मर्स क्लब की स्थापना की पापा ने। फिर मतलब हम जो 11 लोग थे उन्होंने फ्लोरिकल्चर में स्टार्ट किया। बाद में वो पूरा दिल्ली वगैरह में सेल करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब स्टार्ट हुआ तो वही समझ में आया कि डिमांड उसका बहुत कम है। तो उसके बाद फिर लॉस वगैरह होने लगे। फिर ग्रुप ने निर्णय लिया कि हम एक्सोटिक में ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत 5 स्टार वगैरह होटल। तो उसके बाद जब उन्होंने उधर स्टार्ट किया काम, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें मुनाफा मिलने लगा, क्योंकि जो होटल्स वगैरह थे वो बाहर से एक्सोटिक माल एक्सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर आप ही लगा रहे हो तो आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा और हमें भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उधर से फिर एक्सोटिक में काम किया। लेकिन क्या हुआ कि ये सब न्यूज़पेपर में छपने लगा, बहुत फार्मर आने लगे। डिमांड उतना ही था, लेकिन बहुत फार्मर सेम फार्मिंग करने लगे, इसलिए डिमांड कम और प्रोडक्ट ज़्यादा। इसकी वजह से जितना भी समझो एक फार्मर को 50 रुपए का रेट मिल रहा है, तो एक ही जगह पे अगर 10 फार्मर जाएंगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। ये सब समझ में आया पापा को कि अभी इसका डिमांड ही कम है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। इसलिए फिर इंडियन वेजिटेबल करने का डिसीजन लिया। तो अभी क्या है, जितने भी हमारे साथ फार्मर जुड़ना चाहते हैं हम जुड़ने देते हैं, क्योंकि क्या है कि रोज कस्टमर बढ़ रहे हैं। हर रोज हमें कम से कम 500-600 कॉल आते हैं कि हमें सब्जियां चाहिए ऑर्गेनिक, कहाँ से मिल सकती है। तो अभी तो क्या है, फार्मर तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि फार्मर का जो एक बोलते हैं मेंटेलिटी होती है वो चेंज होने में बहुत दिन लगते हैं। उसके बाद उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी इसमें जितना फार्मर आएंगे उतना चलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया है और शॉर्टेज है माल का।
इसलिए फिर उन्होंने इंडियन वेजिटेबल वगैरह स्टार्ट किया। फिर हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग वगैरह देना जब से शुरू किया तब से समझ में आया कि जितने भी फार्मर हमारे जैसा करने का ट्राई करेंगे लेकिन उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। फिर हमने ट्रेनिंग सेंटर खुद का शुरू किया नाबार्ड के माध्यम से। अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत फार्मर को एक समझ में हमें आना लगा कि कैसे कमाना है, कैसे फार्मिंग करनी है हाईटेक, उसमें कैसे लेबर कम करना है, बाद में कैसे पानी वगैरह कम कर सकते हो, तो वो सब उन्होंने पूरा सिखाया। तो उसमें न्यू जनरेशन का काम यही था कि हमें लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है अभी तो आपको कोरोना की वजह से सबको ही लेबर का प्रॉब्लम है। हमें 14-15 साल पहले से ही लेबर का प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई भी काम करना होगा तो हमें लेबर लगता ही है। वो पहले जमाने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर किसान के जो बच्चे वो अगर खेती में आएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि सब क्या है पढ़े लिखे लोग थे हम। तो हमने सोचा अगर हम काम करेंगे तो लेबर का भी प्रॉब्लम मिट जाएगा, तो न्यू चीज मतलब न्यू कुछ इनोवेशन भी कर सकेंगे, फार्मिंग को कैसा इजी कर सके उसमें भी ट्राई कर सकेंगे। तो उधर से फिर हमारा शुरू हो गया कि हमने काम करना स्टार्ट किया। फिर न्यू मशीनरीज, ऑटोमाइजेशन, लड़कियों ने पूरा मार्केटिंग का संभालने का जिम्मेदारी लिया था, तो पूरा मार्केटिंग, फिर ऐप आया, तो उसमें पूरा स्टार्ट किया। अभी तो पूरे हमारे 15-20 हजार फार्मर के बच्चे जो पूरा इसमें काम करे, उन्होंने एक बोले ना बिजनेस बोल के फार्मर को देखा है, मतलब हमें करना है तो फार्मिंग में हमने खुद का बिजनेस करना है, उस हिसाब से उन्होंने देखा। इसलिए अभी अच्छे से मुनाफा भी मिल रहा है। हर जो हमारे कुछ इंजीनियर वगैरह लड़के, उन्होंने खुद का ही वर्कशॉप डाला हुआ है, मतलब उधर हम फार्मिंग के हर एक चीज बना रहे, छोटे छोटे इक्विपमेंट से बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह सब बनाने का काम अभी शुरू है। तो उस प्रकार से हमने शुरू किया। जी बिल्कुल, यानी कि कृषि की जो सोच है वो आपको अपने पिताजी से विरासत में मिली, लेकिन उस विरासत को आपने शिक्षा के साथ जोड़ा, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर किया प्रिया जी ने। और नॉर्मली ये सोचा जाता है कि अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो एक आप अच्छी जॉब करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर आप जॉब कर लेंगे। लेकिन प्रिया जी, आपने ये शिक्षा को जो पारंपरिक कृषि है उसको किस तरह से जोड़ा, और क्योंकि आप एक लड़की हैं उस माध्यम से आपने कैसे सोचा और चुना कि मैं जो हूँ कृषि क्षेत्र में ही जो हूँ आगे जाऊंगी और एक मिसाल बनूं? तो एक्चुअली प्रेरणा तो पापा से ही आई, क्योंकि हम जब स्कूल में ही थे तब से देख रहे थे कि हमारे मम्मी पापा दोनों फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं, मतलब जरूरत कभी कम पड़ी नहीं। मतलब एक फार्मर के घर में इतनी प्रगति ये हमने खुद के घर से देखा। तो एक बात पता चली कि अगर हम फार्मिंग में करियर करेंगे, मतलब करने में क्या प्रॉब्लम है। तो सोचा 10th के बाद मतलब 11th-12th मैंने साइंस में किया। उसके बाद मतलब करियर सारे बच्चे बोलते अरे इसमें करेंगे उसमें करेंगे। तो मैंने सोचा कि अरे मतलब तब तो ट्रेंड इंजीनियरिंग का ज़्यादा था, मतलब लोग इंजीनियर, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस इसमें ज़्यादा स्कोप था। लेकिन हम इधर बहुत ज़्यादा लोगों से जब बात कर रहे थे, मतलब हमारे इधर आईटी पार्क हमें 1-2 किलोमीटर है हिंजेवाड़ी का, तो उधर के जो आईटी के लोग हमारे इधर विजिट के लिए आते थे, तो वो बोलते थे बार बार, मतलब उनसे बोलने के बाद एक चीज़ पता चलती थी, वो बोलते थे अरे आईटी में पैसा बहुत है लेकिन थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब थोड़ा भी समाधान नहीं है, तो इतने पैसे का हम क्या करेंगे। तो बार बार हमारे दिमाग में एक चीज मतलब हैमर होने लगी कि हर फील्ड में पैसा है, मतलब फार्मिंग में भी पैसा है, अलग कौन से भी चीज में पैसा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन सबसे अच्छा फार्मिंग में। तो इसलिए ऑटोमेटिक मतलब करियर का जो हमारा थोड़ा सा बोलते इंटरेस्ट वो फार्मिंग में आने लगा। और वैसे भी क्या था, जब हम 10th-12th में थे तो पापा हमें सैटरडे संडे जब छुट्टी का दिन होते थे तब पापा हमें फार्मिंग में हेल्प करने के लिए लेते थे, छोटे छोटे काम देते थे। तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि अरे फार्मिंग में भी अच्छे पैसे या इसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो 12th के बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि एक बात पता चली कि अगर बीएससी एग्रीकल्चर में रेगुलर कॉलेज में करूँगी तो शायद 10 to 6 मेरा कॉलेज में ही टाइम जाएगा, तो मैं फार्मिंग में क्या मदद कर सकती हूँ। या जो लेबर का हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आज आप किधर भी देख लो, आप किसी भी लेबर को बोलो कि अरे तुम खेती में काम करोगे, वो बोलते हैं अरे नहीं खेती में कौन काम करेगा। मतलब हमारे इधर भी कंडीशन ये, एक तो आईटी पार्क नजदीक है, इसलिए जो इधर के जिनको कुछ भी नहीं आता या जिनका कुछ भी एजुकेशन नहीं हुआ वो भी लोग आईटी में काम करने के लिए जाते हैं। फिर जो लेडीज है वो मतलब जो हम बोलते हैं पोछा लगाने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए, मतलब लेडीज को वो काम चलता है लेकिन फार्मिंग का काम नहीं चलता। तो इसलिए एक बात पता चली कि अगर
कॉलेज भी रेगुलर करेंगे तो मेरे मतलब एजुकेशन का फायदा कुछ नहीं होगा, ये सारे दिन सिर्फ कॉलेज में ही जाएंगे। तो फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट सुना, जो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, आपको सिर्फ सैटरडे संडे कॉलेज करना है और बाकी जो 4-5 दिन है वो आप खुद के जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो मैंने 12th के बाद ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो बाद में एक ये होने लगा कि मैं कॉलेज करते करते अपना फार्मिंग का काम संभालने लगी। तो पापा का सबसे बड़ा लेबर का जो प्रॉब्लम है वो उधर से जाने लगा। और सेकंड सबसे बड़ी चीज मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नॉलेज मिला। एक बात पता चली कि खेती कोई पढ़ लिख के नहीं सीख सकता, प्रैक्टिकल अगर मिट्टी में हाथ डालोगे आप तो ही आपको मतलब सब सिस्टम जमेगा। आज नॉर्मल आप कोई भी देख लो, आज मतलब ये हमारा पूरा सिस्टम है कि जिनका एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर में हुआ है वो कोई भी लड़का लड़की आज खेती नहीं कर सकता। ये बहुत गलत सिस्टम हमारे इधर चल रहा है, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता। और खेती एक ऐसा है कि जो सिर्फ बुक में पढ़ के नहीं कर सकते हम, प्रैक्टिकल आपको मिट्टी में हाथ डालना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ा ये मेरा फायदा होने लगा। और बाद में जैसा फार्मिंग में करियर करती गई वैसा पहले तो मेरे फ्रेंड वगैरह बोलते थे, अरे क्या तू फार्मिंग में क्या करेगी, मतलब लोग एक जैसा ट्रेंड आता है ना, सब बोलते मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। जब मैं बोलती थी अरे मैं खेती में करियर करती हूँ या फार्मिंग करती हूँ, तो वो बोलते थे अरे क्या तू पागल हो, मतलब हो गई। क्योंकि मुझे परसेंटेज भी अच्छे थे, किसी भी फील्ड में मतलब मुझे किधर भी एडमिशन मिल जाता। तो फ्रेंड्स या जो रिलेटिव है हमारे वो बहुत निगेटिव मतलब तरीके से बोलते थे, अरे कुछ मत करो फार्मिंग में। मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो बोलते थे अरे मुझे ही नहीं परवड़ेगी तो तू क्या अच्छे मतलब क्या और तू अच्छा कर सकती है। तो इसलिए वो उसको मैंने डिलीट किया, क्योंकि हमने बचपन से हमारे मम्मी पापा को देखा है फार्मिंग में। मतलब गांव के भी बहुत ज्यादा लोग बोलते थे, मतलब गांव का तो एक ऐसा सिस्टम था, गांव के लोग हमें बहुत खराब नजर से देखते थे। वो बोलते थे अरे क्या फार्मर के लड़के। लेकिन ये भी सबसे बड़ी चीज है कि गांव में सबसे पहला कंप्यूटर, लैपटॉप और 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करने वाले हम दोनों ही भाई थे। मतलब एक फार्मर के घर में इतनी क्रांति हो सकती है, ये उदाहरण मैंने खुद ने देखा था। इसलिए करियर तो 100% फार्मिंग में ही हमने किया। हम बोले कि फार्मिंग में ही करेंगे। और इसका और एक फायदा हो गया, हमारे इधर मतलब हमारे यहाँ बहुत रूरल एरिया में लड़कियों को सिखाया जाता है लेकिन जॉब नहीं करने देते। मतलब लोग बोलते हैं अरे जॉब करेंगी, इतनी दूर जाएंगी तो कैसे जाएंगी। तो जैसे मैं फार्मिंग में आती गई, ऑटोमेटिक आजू बाजू के या हमारे फार्मर के जो फार्मर है वो देखने लगे कि अरे एक लड़की इससे फार्मिंग में करियर कर रही है। और मैं 12th के बाद में पूरा जो हमारा अभिनव फार्मर्स क्लब का मार्केटिंग का सिस्टम है, हमारा खुद का एप्लीकेशन है अभिनव कार्ड बोल के, जैसा आप फ्लिपकार्ट स्नैपडील देखते होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, वैसा हमारा खुद का अभिनव कार्ड बोल के एप्लीकेशन है। तो मैं 12th के बाद उसमें काम करना मैंने शुरू किया। हमने खुद का हमारा एप्लीकेशन तैयार किया। तो 12th के बाद में हर मंथ का 40-50,000 रुपीज कमाने लगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप सिर्फ फार्मिंग में करोगे तो कुछ पैसा नहीं आएगा या सिर्फ लॉस ही हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो लोग देखने लगे कि अरे ये लड़की होके 50,000 रुपए घर पे बैठ के कमा रही है खुद के फार्म में काम करके। तो ऑटोमेटिक गाँव वाले लोग भी अपनी लड़कियों को फार्मिंग में करियर करने के लिए मतलब प्रवृत्त करते थे कि तुम भी करियर करो। और एक इसका बड़ा फायदा है कि लड़की आके मुझे बोलती है आज भी या मतलब प्रिया बहुत अच्छा है तुमने फार्मिंग में करियर चूज किया। तो ऑटोमेटिक हमारे पापा भी बोलते हैं अरे तू भी प्रिया की तरह काम कर, जॉब नहीं लेकिन घर पे बैठ के तू हर रोज का 1-2 हज़ार रुपये अच्छे से कमा सकती है। तो मुझे तो 100% फायदा हुआ, लेकिन मेरे साथ 3,500 लड़के अभिनव ग्रुप की बीएससी एग्रीकल्चर होके इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये शायद सबसे बड़ा हमारा मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से इतनी सारी लड़कियां तैयार हुई। यानी कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में एक प्रेरणा बनी है लड़कियों के लिए। और यकीनन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग देख रहे हैं उनकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई होंगी। पहली भ्रांति तो उनकी ये दूर हुई होगी कि एक लड़की जो है वो एग्रीकल्चर में नाम नहीं कमा सकती। दूसरी भ्रांति उनकी ये भी दूर हुई होगी कि पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों अलग अलग बातें हैं, यानी मिट्टी में हाथ डालना ही पड़ता है। और तीसरा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, और भारतीय परिवेश के हिसाब से वो प्रश्न आना भी चाहिए, कि यहाँ तक की यात्रा तो ठीक है, लेकिन एक ये भी माना जाता है ना कि भाई शादी के बाद क्या आप उसे कंटिन्यू कर पाएंगी। ये चीजें भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए कि नहीं आए, और उसको आप किस तरह से देखती हैं? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, मेरे से ज्यादा मेरे पापा का था, क्योंकि वो बोले ठीक है इधर तूने फार्मिंग का बहुत अच्छा करियर किया लेकिन शादी के बाद क्या होगा।
तो जब मुझे मतलब बोलते थे कि लड़के वालों के तरफ से लोग देखने आते थे, तो मैंने सबसे पहला पापा को बोला कि मुझे फार्मर से ही शादी करनी है। तो ये मेरा सबसे बड़ा पहला जो बोलते हम कि जैसा रूल था कि मैं एक फार्मर के लड़के के साथ या फार्मर के साथ ही शादी करूंगी। तो आप उस हिसाब से मुझे लड़के मतलब देखिए। बाकी तो मुझे आसपास के इंजीनियर, डॉक्टर के बहुत ज्यादा लड़के देखने आते थे, लेकिन ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पापा के इधर ही मुझे फार्मिंग नहीं करना था। शादी के बाद भी मुझे ये काम कंटिन्यू रखना था, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम है जॉब मत करो, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं सब लोगों के साथ फार्मिंग कर सकती हूँ, तो इसलिए पापा को बोला कि फार्मर का लड़का ही आप देख लो, ताकि मुझे मेरा करियर कंटिन्यू मतलब मैं कर सकती हूँ। तो एक ये भी हो गया होगा कि मेरे हस्बैंड एक फार्मर के लड़के, अभी मेरी 1 ईयर हो गए, मेरी शादी हो गई है। सागर जादव मेरे हस्बैंड का नाम है। तो एक तो उनकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा करियर और अच्छा चलने लगा, क्योंकि वो एक फार्मर के बच्चे, तो वो बोले कि नहीं तू करियर कर इसमें, बहुत अच्छे। उनके कंप्यूटर के वगैरह शॉप थे, आज वो बंद करके हम दोनों भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जिधर मेरी शादी हुई चाकन में, मतलब मेरा घर है, उधर मेरी शादी हो गई। अभी उधर भी 300-400 फार्मर हमने तैयार किया है। 15-20 जो एसएचजी वुमन के ग्रुप होते उनको भी मतलब रोजगार दिया है। वो हमारे इधर पैकिंग का पूरा काम संभालती है। तो अगर मेरी शादी होके 500-600 लोगों को अगर मतलब उनके घर में भी पैसा आने लगा, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और मैं कहना भी चाहूँगी, जो भी फार्मर की लड़कियाँ है, आज वो बोलती कि मुझे फार्मर पति नहीं चाहिए, इधर भी मतलब काम करने वाला लड़का चाहिए। लेकिन हम बोलते अरे फार्मर मतलब वो खुद बिजनेसमैन है, वो किसी के इधर काम करने के लिए नहीं जाता या नौकर बन के वो काम नहीं करता। आप देख लो, हमारे इंडस्ट्री के मालिक हम खुद है। अगर आज लगा हमें नई फार्मिंग में जाना है, हम नहीं जाते। तो ये नौकरी करने वाले ये जो आदमी होते हैं, उनके हाथ में ये नहीं होता। उनको अगर साहब ने बुलाया तो उन्हें जाना ही पड़ता है। तो एक बेस्ट है कि हम एक बिजनेसमैन की वाइफ है। मैं तो बोलती हूँ अरे फार्मर एक बहुत अच्छा ऐसा आदमी है कि जो जब तक मतलब आदमी जिंदा है तब तक चलने वाला, और सबको जो जिंदा रखता है वो फार्मर है। आप देख लो, कोरोना ने ये सबसे बड़ी चीज सिखाई है। जो कस्टमर हमें पहले बोलते थे आपकी माल की क्वालिटी ये खराब है, वो खराब है, उनको भी आज हमें कॉल आते हैं कि मैडम इतना वेजिटेबल का देख लो ना, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मुझे सब्जी दो, मैं क्या खाऊंगा। मतलब एक बात पता चली कि सच में अगर आप किसे बोलते कि किंग कौन है, तो सच में सबसे बड़ा राजा एक फार्मर है, क्योंकि सबको जिंदा रखने का काम वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक फिल्म आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, और उस फिल्म का एक डायलॉग था कि मुंबई का किंग कौन। तो इस डायलॉग को अगर ऐसे कहा जाए कि व्यवसाय में जो है वो किंग कौन, वो फार्मर। यानी कि जी बिल्कुल, इस तरह से अगर हम कह सकें कि व्यवसायों का राजा जो है वो अगर फार्मिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे अच्छा व्यवसाय है। आपने बहुत सारी बातें बताई प्रिया जी, प्रमोद जी, लेकिन हमारे जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। तो एक आप थोड़ा संक्षिप्त में दोबारा से बता पाएंगे कि भाई आपने जो एक एंटरप्रेन्योर है या फिर जो एक किसान है, वो शुरुआत करने की सोचता है, कुछ परेशानियां आती हैं और फिर वो रुक जाता है, छोड़ देता है, हार मान जाता है। तो आप कुछ एक टिप्स अगर देना चाहें हमारे किसानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, कि किस तरह से आप मार्केट, जैसे आपने बताया कि पहले आप फ्लावरिंग जो है उसका उत्पादन कर रहे थे, फिर आपने देखा कि तो ये जो उतार चढ़ाव है, इसके बारे में अगर आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा बताना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए। अभी कौन से भी सिस्टम में अगर काम करना होगा हमें तो फार्मिंग के, तो इसमें बहुत मेन चीज है मार्केट सर्वे। हमें पहले कुछ भी करने से पहले सर्वे करना है। हमने भी जब फार्मिंग स्टार्ट की, पापा ने जब फ्लोरिकल्चर में किया, एक्सोटिक में किया, बाद में इंडियन वेजिटेबल में किया, सब में उन्होंने पहले मार्केट का सर्वे किया कि किस चीज की जरूरत है लोगों को। जब हमने इंडियन वेजिटेबल में करने का स्टार्ट किया, तब हर सोसाइटी वगैरह में जाते थे और हम उधर सर्वे करते थे कि आप कौन सा वेजिटेबल खाते हैं, वीक में आपको कितना वेजिटेबल लगेगा, ग्रोसरी लगेगा, फ्रूट्स लगेगा। तो उस प्रकार से अगर आप सर्वे वगैरह करोगे तो आपको एक डिमांड मिल जाएगा कि आपको इतना इतना करना है। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको रिस्क कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ आप उगाओगे वो कस्टमर लेने वाला है।
क्योंकि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप उनके पास जाते हो इसलिए कि आप उनको बताते हो कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला हूँ, उस प्रकार से इसके रेट होंगे अच्छे से, हमारा एक ग्रुप है, उनको सब अपना जो हिस्ट्री है वो आपको उनको बताना है। हम अपने जो हमारे अभी पुणे में 4-5 हजार कस्टमर है, सब हमारे फार्म के ऊपर आके चले गए। क्योंकि क्या है कि सब जब तक फार्म के ऊपर नहीं आएंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे किस प्रकार से फार्मिंग कर रहे हैं। तो हर जो हमारे कस्टमर है फार्म के ऊपर आ गए, पूरे जो हमारे प्रोडक्ट थे वो लेके गए, एक बार उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि ये जो मतलब हमने जो आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेके गए उसका टेस्ट कहीं भी हमने मतलब किधर भी उसका टेस्ट नहीं था। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लेने वाला हूँ, वीक में एक बार मेरा इतना ऑर्डर रहेगा। उस हिसाब से फिर हमने ऑर्डर लेना शुरू किया। फिर जो हमारे फार्मर थे उनको प्लानिंग, इसमें भी मेन प्लानिंग है कि आपको अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब जो 30-40 लोग हैं उनमें से समझो 2-3 लोग हैं उनको मार्केटिंग का एक जॉब, मतलब एक जो काम बोलते हैं मार्केटिंग का एक काम 2 लोग देखेंगे, बाद में जो हमारा प्रोडक्शन का काम है वो 2-3 लोग देखेंगे, बाद में जो कुछ गवर्नमेंट का स्कीम क्या है कैसे करना है, या फिर पहले उसके लिए क्या क्या खर्चा आता है क्या, उसके लिए इसलिए हमने ग्रुप बनाया, ताकि ग्रुप में क्या हुआ कि जवाबदारी जो बोलते हैं हम या फिर काम है वो पूरा बच गया। हर एक के पास अपना अपना जिम्मेदारी थी कि हमें इसमें ही पूरा काम करना है। तो मार्केटिंग के लिए जो 2 लोग थे उन्होंने पूरा मार्केट का सर्वे किया, कैसे करना है, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस प्रकार से फिर उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो हमारे जो फार्मर है उनको फिर हमने प्रोडक्शन का प्लानिंग दिया कि बाबा मुझे 1 वीक में 500 किलो लेडी फिंगर चाहिए, 500 किलो पोटैटो चाहिए, 500 किलो ओनियन चाहिए। तो उस प्रकार से उन्होंने करना स्टार्ट किया। इन्होंने उनसे पूरा जो कुछ प्रोडक्ट है उनको हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उनके लिए क्या क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वो क्या क्या वैरायटी होती है, कौन सी वैरायटी अच्छी है, उस प्रकार से काम किया। और फिर SHG वुमन का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि क्या है वुमन बोले तो वुमन के किचन तक सिर्फ एक वुमन ही जा सकती, एक मेन कभी भी उधर तक जा नहीं सकते। इसलिए फिर SHG वुमन का वो काम अच्छा हुआ, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज वगैरह होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। हमारा कैसा जो थोड़े जो मेन वगैरह होते हैं उनका थोड़ा हार्ड होता है, रफ होता है। इसकी वजह से भी बहुत कस्टमर हमारे छूट गए। इसलिए हमने सोचा SHG वुमन अगर बात करेंगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी बढ़ गए और मार्केटिंग भी बहुत अच्छे शुरू हुआ। तो हमारे जो फार्मर है उनको वही होता है कि एक तो मेन चीज है कि आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना टाइम लगेगा कोई भी सिस्टम में, तो वो टाइम अच्छे से जाने के लिए फार्मर उतना धैर्य, हमारे यहाँ बोलते धैर्य रखना आना चाहिए, क्योंकि क्या है प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही। लेकिन बहुत फार्मर को होता है कि हाँ, जैसे जो केमिकल के फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपको कैबेज का गड्ढा है, एक दिन में अगर यूरिया कुछ केमिकल के फर्टिलाइजर डाल लेंगे, दूसरे दिन वो एक kg का कैबेज हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं, ऑर्गेनिक में हमें कम से कम 30 या 90 दिन हमें पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन का टाइमिंग है वो आपको उतना लगेगा, क्योंकि वो नेचर के वजह से जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। तो फार्मर को वही है कि टाइम, ठीक है बाबा मुझे करना है तो ऑर्गेनिक में करना है, क्योंकि क्या है ना, अगर जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे केमिकल से 1-2 साल तक आपका थोड़ा प्रोडक्शन कमी रहेगा, क्योंकि जमीन को आपने आदत लगाई है केमिकल, वो इतनी जल्दी कोई भी आपको आदत होगी वो 1-2 महीने में छूटने वाली नहीं। किसी भी आदत होगी वो कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे आपको। लेकिन हमारा है कि हम 100 दिन में आपका ऑर्गेनिक वगैरह कर सकते हो आप। उसके लिए आपको यही करना है कि एक देसी काऊ पालनी, देसी काऊ गाय आप अगर रखोगे तो उसका पूरा जो काऊ डंग, काऊ यूरिन है उससे पूरा फर्टिलाइजर वगैरह बनाओगे, उससे आपका फार्मिंग जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि जो हमारा गिर गाय है उसके सिर्फ जो सूर्य केतु नाम का एक नाड़ी होता है उसमें, उसकी वजह से जो हमारा गोबर वगैरह है वो बहुत अच्छा है फर्टिलाइजर। तो उसमें जमीन के लिए हमें NPK चाहिए होता है, तो वो उसमें से मिल जाता है। इसलिए फार्मिंग में थोड़ा सा यही है कि आपको एक टाइम लगेगा, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद आपका प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। एक हम जो बोलते हैं टेस्ट जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक में अलग होता है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है उनका 1.5-2 लाख का हॉस्पिटल का बिल था, वो बहुत कम हो गया। उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि मेरा 2 साल में मैं आपकी सब्जियां ले रहा हूँ, तो आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा हुआ, मेरा बहुत लोगों का BP शुगर का प्रॉब्लम है वो भी कम हुआ। तो जो कस्टमर है वही हमारे लिए हमारे देवता बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वही हमें पैसे भी कमा के भी देते हैं और हमें एक मतलब बोलते भी है कि आप ये करो ये मत करो। तो हम उनके हिसाब से पूरा अपना फार्मिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से मुनाफा भी मिल रहा है, हमारे साथ और फार्मर भी जुड़ रहे हैं। कस्टमर का और हमारा एक रिलेशन भी ऐसा हुआ है अभी कि अभी एक कौन सा भी त्योहार हुआ तो हम अपना काम कभी बंद नहीं रखते। त्योहार के दिन भी अगर कस्टमर के पास गए तो वो त्योहार भी उधर शुरू हुआ तो वो उनमें भी हमें शामिल करके लेते। तो
उतना अच्छा रिलेशन कस्टमर का और फार्मर का होना चाहिए। अभी जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, उस प्रकार से अभी फैमिली फार्मर होना चाहिए। हर एक कस्टमर का एक फार्मर होना चाहिए, जिसके बाद वो जाएगा अच्छे से पूरे प्रोडक्ट लेके आएगा, तो फार्मर भी बढ़ेंगे, क्योंकि फार्मर को भी एक अच्छे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसको लगेगा हाँ अभी पैसा मिल रहा है तो हम इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो वही है कि फार्मर को वही होना चाहिए कि अभी तो न्यू जनरेशन तो फार्मिंग की तरफ आ ही नहीं रही, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने ऐसा दिखाया कि नहीं फार्मिंग में कुछ मिलता ही नहीं। तो पहले तो उनका हमें माइंड चेंज करना पड़ेगा कि फार्मिंग में मिल रहा है, लेकिन उसको अगर आप बिजनेस की नजरों से देखोगे तभी मिलेगा। आप अगर उसको देखोगे हाँ मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमने पूरा मतलब हमें करियर करना था तो ठीक है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि दूसरा भी करेंगे फिर बाद में जितना टाइम बचेगा उसमें फार्मिंग, नहीं, हमें पूरा टाइम हमने फार्मिंग में दिया। इसलिए अभी हमारा मतलब जितना भी हमारा कुछ अचीवमेंट है वो फार्मिंग की वजह से। बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बातें, वेबिनार, नहीं तो अभी कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वेबिनार मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा लेक्चर हो रहा है, किसका भी नहीं। तो वही एक हमारा अचीवमेंट है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे और अच्छे से करोगे, क्योंकि कस्टमर बेस आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, अच्छे से पैसे भी मिलेंगे। उस प्रकार से अगर फार्मर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा। अभी कुछ टिप्स हम फार्मर को देना चाहते हैं। मतलब नॉर्मल क्या है, फार्मर को अभी उसके फैमिली के साथ फार्मिंग करने जरूरी है। नॉर्मल हम देखते हैं कि फार्मर की वाइफ भी उसको हेल्प नहीं करती, बच्चे बोलते हैं अरे हम कॉलेज करते हैं, हम क्या हेल्प करेंगे। तो अभी फार्मर को अगर लेबर का और उसे अच्छा पैसा मिलना चाहिए तो उसकी फैमिली में सबसे बड़ा उसे सपोर्ट करना चाहिए। आज ज्ञानेश्वर बोडके जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम जो पूरा परिवार है उनके साथ इकट्ठा के काम कर रहे हैं। जो आज हर एक फार्मर का ड्रॉबैक है कि उसकी फैमिली उसको थोड़ा भी हेल्प नहीं करती। तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी फार्मर देख रहे हैं, उनकी फैमिली देख रहे हैं, तो उनसे एक मतलब मैं रिक्वेस्ट करनी चाहती हूँ कि आप लोग भी फार्मिंग में उसको हेल्प करो, क्योंकि फार्मर एक ऐसा मतलब ये सिस्टम है कि अगर आप उसे हेल्प करोगे तो ही वो बहुत ज्यादा अच्छा काम मतलब कर सकता है। और दूसरी चीज कि फार्मर आपके मतलब अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, लेकिन उनके जो बच्चे उनको थोड़ा भी उसकी कदर नहीं। वो मतलब बच्चों को एक ही है कि हमें कॉलेज में मजा करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो फार्मर को थोड़ा भी हेल्प नहीं करता। हम जो पूरे अभिनव फार्मर्स के लड़के लड़कियां हैं वो 100% अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छा मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा हेल्प करो, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो हीरो है वो हमारा फार्मर है। अगर एक मूवी नहीं आई तो कोई भी मर नहीं सकता, लेकिन फार्मर ने फार्मर करना बंद किया तो पूरे लोग मर सकते। तो ये सिस्टम से अभी काम करना है। और जो कस्टमर है उनको एक रिक्वेस्ट है, आप 100% फार्मर से ही मटेरियल लें। आप आज तक देख लो जो फार्मर है वो बहुत कम पैसा कमा रहा है, क्योंकि मिडलमैन सब बीच का सब पैसा खा रहा है। तो इसकी वजह से फार्मर को भी अच्छे पैसे नहीं मिल रहे और जो एंड कस्टमर है उनको भी अच्छा मटेरियल नहीं मिल सकता। तो हम एक मिडलमैन को हटाते और बहुत ज्यादा फार्मर से हम मटेरियल लेते। नॉर्मल आप देखोगे कि आप किसी स्वीट होम में जाके 1000 रुपीज का कुरकुरे परचेस करते हो, उसको आप नहीं बोलते कि अरे इतना पैसा है। लेकिन अगर आप किसी फार्मर के इधर गए मटेरियल लेने के लिए तो आप बोलते हैं कि गोभी कैबेज कितने में, अगर फार्मर बोला 10 में तो आप बोलते हैं 10 में, इतना महंगा। तो ये थोड़ा सिस्टम लेडीज लोगों को बदलना चाहिए। हम अच्छा माल आपको 10 रुपीज में दे रहे और आप 1000 रुपीज में पूरा पॉइजन खा रहे। तो ये सिस्टम 100% बदलनी चाहिए। इसके ऊपर आप देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब लोग भी काम कर रहे हैं। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर जी का वगैरह देखोगे वो भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए ये सिस्टम से हमें काम करना है। तो सभी लेडीज को मेरा मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप फार्मर से ही मटेरियल परचेस करो, ताकि जो आज हम देख रहे हैं कि फार्मर सुसाइड कर रहा है, इसका कारण वही है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा वो करता है लेकिन मार्केटिंग में कम पड़ता है, क्योंकि आप लोग जो है मटेरियल लेने वाले आप मॉल्स में जाते हैं, ये सब लेते हैं, तो फार्मर से ले लो ना, कोई हरकत नहीं है फार्मर से लेने में। तो ये सबको हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद जी और प्रिया जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट बहुत सरलता से हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका एक समय है, उसकी एक समय सीमा है। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं आपसे एक चीज आखिरी में पूछना चाहूंगा, और आपने जो बाकी जितने भी दर्शक हैं उनको प्रेरणा भी आपके द्वारा दिलवाना चाहूंगा कि पहला तो मेरा जो चलते प्रश्न है वो ये है कि आपके इतने सारे फार्मर्स जो हैं वो सदस्य हैं, बहुत सारी SHGs हैं,
तो आपके मन में एकदम क्विकली किन किन के नाम आते हैं कि जिन्होंने बस आपको ही एप्लीकेट कर दिया है, मतलब एकदम आपकी तरह ही मेहनत से काम कर रहे हैं? एक तो आप उनके बारे में बता दीजिए, और दूसरा आप चलते चलते हमारे जो नई आने वाली पीढ़ी है या जो अभी फिलहाल पीढ़ी जो ये सोचती है कि भाई फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते इन 2 सवालों का भी आप जवाब दे दें। एक तो सबसे बड़े जो है वो अभिनव ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है शैलेंद्र गाताड़े बोल के, वो भी सांगली में वगैरह अभिनव का पूरा काम संभाल रहे। जयेश पाटिल है जो डेयरी प्रोडक्ट में पूरी जिम्मेदारी उनकी बहुत अच्छे से संभाल रहे। काटकर सुनील काटकर बोलते हैं कि जो इचलकरंजी में काम कर रहे। उसके बाद SHG वुमन में अरुणा शेके बोल के एक लेडीज है जो पूरा हमारा मार्केटिंग का काम संभाल रही है। और हमारे जैसे बहुत ज्यादा लड़के, जैसे मेरे हस्बैंड भी है, वो हमारे चाकन का पूरा मार्केटिंग और प्रोडक्शन का काम संभाल रहे हैं। अभी हमारे साथ औरंगाबाद से फिर संग्राम देशमुख है, उसके बाद योगेश तो बहुत लड़के हैं कि जिन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया। अभी कैसा है कि वो एक तो फार्मिंग भी करते हैं, फिर अपना खुद का भी बिजनेस है उनके पास, फिर एग्रीकल्चर में भी इक्विपमेंट वगैरह बनाने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी न्यू जनरेशन के लिए। नॉर्मल देखिए फार्मिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसको फार्मिंग में 100% आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही नहीं, पूरे हमारे अभिनव फार्मर्स क्लब के 12-15 हजार लड़के इसमें करियर कर रहे। अगर हमें भी अच्छे पैसे नहीं मिलते तो हम भी किधर जॉब के लिए जाते। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि फार्मिंग में बहुत अच्छा काम करने का स्कोप है और हमें भी हेल्प चाहिए। हम दोनों मिलके कुछ नहीं कर सकते, या इतनी हमारी पॉपुलेशन है, उनको सबको हम दोनों ही मटेरियल नहीं दे सकते। तो 100% आप लोगों की भी हमें बहुत अच्छी हेल्प है। अगर हम सब इकट्ठा आके इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा आगे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि अगर आप किधर नौकरी करोगे तो नौकर बन के रह जाओगे। मतलब हमारा एक मैसेज है कि ये नौकरी करने से, नौकर बनने से मतलब अच्छा है कि आप खेती में काम करके मालक बनो। इससे अच्छे पैसे भी मिलेंगे, आप अपने सिस्टम के मतलब मालक की तरह, बिजनेसमैन की तरह काम कर सकोगे। और जितना आपको कम टाइम चाहिए उसमें भी आप बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। अभी फार्मिंग में गधे की जरूरत नहीं है। आप देखोगे गधा दिन भर काम करता है तो कितना कम पैसा कमाता है, और जो घोड़ा बोलते हैं हॉर्स, बहुत कम टाइम में काम करके भी डबल पैसा कमाना है। तो अभी हमें ये सोचना है कि हमें गधा बनना है या घोड़ा बनना है, तो इस हिसाब से हमें काम करना है। और आप सब न्यू जनरेशन को हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप फार्मिंग में आओ। आपके पापा मम्मी को आप इस सिस्टम में जरूरत है, क्योंकि लेबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और कोविड-19 में तो ये 100% सिखाया है कि लेबर ही नहीं है। तो अगर आपकी हेल्प आपके मम्मी पिताजी को होगी, और न्यू जनरेशन की वजह से अगर फार्मर की जो बोलते हैं कि फार्मर सुसाइड अगर कम होगा तो ये सबसे बड़ा हमारा योगदान इस सिस्टम में है। ठीक है, अभी मेरा जो हमारे न्यू जनरेशन उनके लिए यही कहना है कि क्या है, हमें कॉलेज लाइफ जीनी है, स्कूल लाइफ जीनी है, सब करना ही है हमें। या फिर हम जो बोलते हैं हमें कॉलेज लाइफ में जाके ये मजा करनी हो, वो सब करना है, लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा मेन एम है उसको कभी हमें दूर नहीं रखना है। क्योंकि हमारा पहले से ही था कि एग्रीकल्चर में करना है। क्योंकि लेबर का बहुत बड़ा इशू है जो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन अगर जो फार्मर के बच्चे वो प्रैक्टिकल काम करते हैं फार्मिंग में, उनको पता है फार्मर के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है, उस प्रकार से अगर काम करोगे तो हमने छोटे मोटे इक्विपमेंट बनाए, पावर टिलर, हाइड्रोपोनिक फॉडर, और मैंने तो मेरा पूरा इंजीनियरिंग एक देसी गाय होती है हमारे यहाँ, उसके दूध बेच कर किए। तो अगर बहुत फार्मर बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से एक काऊ भी संभालोगे, या फिर हमारे देसी गाय बोलते हैं हम उसको, अगर वो भी अच्छे से संभालोगे तो आपके लड़के का एजुकेशन भी हो जाएगा। और उसमें एक इंटरेस्ट बोलते हैं, अभी क्या है, मुझे तो इतना इंटरेस्ट है अभी गाय में कि मैंने अभी 7 गाय संभालना शुरू किया। जैसे ही मेरा कॉलेज वगैरह सब खत्म हुआ, 7 गाय मैंने बोला कि नहीं, मैं अब पूरा गाय में भी संभाल सकता हूँ। बाकी इक्विपमेंट वगैरह तो हमारा चालू ही है। लेकिन क्या है कि कितना भी हो जाए, फार्मर के जो लड़के उनको तो फार्मिंग में आना चाहिए। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं, इंजीनियर का लड़का बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर का बोलता है मैं डॉक्टर, लेकिन फार्मर का बोलता है मैं नहीं, मैं दूसरा कुछ देखूंगा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फार्मर का लड़का भी बोलना चाहिए कि मैं फार्मिंग करूंगा, और हमारे यहाँ के जो 2-3 हजार कस्टमर है उनको अच्छा ऑर्गेनिक फूड ला के दूंगा। तो ये होना चाहिए। इसलिए जितना भी न्यू जनरेशन, क्योंकि क्या है, न्यू जनरेशन के पास बहुत आइडिया अलग अलग होती है।
या उनका थिंकिंग ही बहुत अलग होता है जिसकी जरूरत है हमें। और ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर, दूसरा कौन सा भी फील्ड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट पर यही सोचना है कि फार्मर का सुसाइड कैसे कम करना है या फार्मिंग कैसे इजी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ सके। अभी हमारा तो ये मेन एम था कि जितना हम फार्मिंग इजी कर सके उतना करेंगे, ताकि जो लोग आएंगे वो देखें अरे ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस प्रकार से आप कर सकते हो। और हमारा जो फार्मर है, हम बोलते हैं हमारा किंग है वगैरह, तो वो किंग हम कैसा कर सकते हैं उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। जब न्यू जनरेशन इसमें आएगा तो फार्मर किंग होगा ही होगा। और सिर्फ उसको फार्मिंग में काम करने की शर्म नहीं आनी चाहिए। आज ऐसा है कि फार्मर का जो बच्चा है उसको अपने पिताजी फार्मर है ये बोलने में भी शर्म आती है। तो हमें मतलब ये सबसे की शर्म कुछ भी मत करो। अभी आप इधर हमारे फार्म पे अगर 7 बजे आओगे किसी भी हमारे फार्मर के इधर, तो सुबह ही पूरा पॉली हाउस में काम करता है, मिट्टी में रेस बेड बनाता है। हम लड़कियां एजुकेशन होके भी काऊ डंग के केक बनाते हैं, मतलब जिसे हम गौरी बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो लोग बोलते हैं अरे हम क्या मिट्टी में या काऊ डंग में गोबर में हाथ डालें। तो किसी चीज की शर्म वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे या कुछ दारू तो नहीं बेच रहे ना कि जिसमें लोगों को शर्म मतलब आने का कोई चांस है। तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा काम करो। अभी हम पूरी लड़कियां भी ड्राइविंग कर रहे, टेम्पो चला रहे, किसी चीज की हमें कोई भी शर्म नहीं मतलब लगती, क्योंकि हर रोज उसी काम से मुझे 2-3 हजार रुपए आते हैं। मतलब आज जितना एक आदमी IT में जाके कमाता है उतना 70-80,000 में आज खुद सिर्फ 4 घंटे फार्मिंग में काम करके कमाती है। तो इतना अच्छा अगर पैसा इसी चीज से आने मतलब आता है तो किस चीज की शर्म मतलब आनी चाहिए। तो ये भी सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। 2 सवाल और मेरे मन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है प्रमोद जी और प्रिया जी कि मार्केटिंग में किस तरह की आपको दिक्कत आती है, मार्केटिंग कितनी आसान है, कितनी मुश्किल। दूसरा, आपका इतना बड़ा ग्रुप है, इतने बड़े आपके इतने सारे मेंबर्स हैं आपके, तो सरकार की तरफ से किस तरह की स्कीम्स हैं और उन्हें लेना कितना आसान है, कितना मुश्किल, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी मार्केटिंग के सबसे बड़े प्रॉब्लम, जैसा अभी तो 22 ईयर हो गए हम मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला हमें मेजर प्रॉब्लम आता था, एक तो मटेरियल हमारे पास उतना नहीं जितना कस्टमर का ऑर्डर है, क्योंकि आज आप देखिए ऑर्गेनिक को स्कोप बहुत अच्छा है। या कस्टमर भी बोलता है अरे थोड़ा पैसा जाने दो, क्योंकि आज हर एक घर में देखो एक तो BP का पेशेंट मिलेगा, किसी एक को डायबिटीज है, कैंसर है। तो ये मेजर इशू सिर्फ आप जो केमिकल का मटेरियल खा रहे हो उसी की वजह से। तो प्रोडक्शन का हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अभी भी, क्योंकि जितना आज खाने वाला बढ़ रहा है उतना उगाने वाला अभी भी नहीं बढ़ रहा। तो मेजर इशू फार्मिंग का। सेकेंड, हमें ड्राइवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था, क्योंकि हमारा जो गाड़ी होती है जिससे चला के हम मटेरियल लाते हैं या वही मटेरियल हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उसके ड्राइवर हमें नहीं मिलते थे। और अगर जो भी ड्राइवर मिले वो क्या करते थे, अगर हमने बोला उन्हें 2 बजे हमें सोसाइटी में जाना है, वो इधर ही 4 बजे आते थे फार्म पे, तो सोसाइटी में जाने को 6 बज जाते थे। तो उसके बाद कस्टमर बोलता था कि आपने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था, आप 6 बजे आए हो तो मुझे नहीं मटेरियल लेना है। तो एक बार ऐसा हो गया, पूरा 40,000 का मटेरियल हमने फेंक दिया वेजिटेबल का, क्योंकि वेजिटेबल एक पेरिसेबल चीज है, अगर आज नहीं सेल हुई तो कल तक वो खराब हो जाती है। तो इसलिए इसके ऊपर हमने ही काम शुरू किया। हमने पापा से बात की कि पापा इसके ऊपर क्या कर सकते। पापा बोले तुम ड्राइविंग सीख लो। तो आज 3,500 लड़कियां ग्रुप की हमारी ड्राइविंग सीखी है, 4 व्हीलर गाड़ी चला रही है, सबके पास लाइसेंस है। तो जो बहुत बढ़िया प्रिया जी, इसके लिए मैं आपको अलग से बीच में रोकना चाहूंगा। मतलब आपने कितनी लड़कियों के बारे में बताया जिनके पास लाइसेंस है और वो गाड़ी 3,500 लड़कियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपके ग्रुप से जुड़ी हुई लड़कियां हैं? हमारे ही ग्रुप से जुड़ी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो ये सेकेंड चीज आती थी, उसके ऊपर हमने काम किया। थर्ड चीज, जो पहला मार्केटिंग हम करते थे तो वो कॉल के थ्रू करते थे, कॉल व्हाट्सएप मैसेज। तो एक चैलेंज था कि एप्लीकेशन के ऊपर हमें काम करना है, लेकिन एप्लीकेशन के रेट इतने ज़्यादा हाई थे कि उतना हम नहीं कर सकते थे, क्यों या हर एक फार्मर एप्लीकेशन के लिए इतना पैसा नहीं जमा कर सकता था। तो जो लड़के हमारे अभिनव फार्मर्स ग्रुप की, जैसा प्रमोद है उसने 10,000 लड़कों को तैयार किया है, उनमें से कुछ लड़कों का मतलब जो बोलते हैं कि इंटरनेट वगैरह या उसका कुछ एजुकेशन हुआ है एप्लीकेशन का IT में, तो उन लोगों ने एप्लीकेशन खुद का तैयार किया। अभी हमारा अभिनव कार्ट बोल के खुद का एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर हम 2.5 लाख कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम आने लगा उसके ऊपर हमने सोल्यूशन 100% निकाला। और ऐसा है कि हमारे जो पिताजी है वो सबसे बड़े पॉजिटिव मतलब
बोलते हैं कि अरे प्रॉब्लम कुछ भी आने दो, हर एक बिजनेस में 1000 प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। अगर हम सिर्फ रोएंगे, जैसा आप नॉर्मल देख लो, कुछ आज फार्मर बोलता है कि अरे मेरे इधर मिट्टी ऐसी नहीं है, इसमें मैं कैसा फार्मिंग करूंगा, सिर्फ रोता ही रहता है। इजराइल में विदाउट सॉइल काम चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि आप किसी चीज के लिए रो मत, क्योंकि कोई हेल्प करने नहीं वाला, बेस्ट है आप ही सोल्यूशन ढूंढो। तो मार्केटिंग में ये ज्यादा प्रॉब्लम आता था लेबर का, तो जैसा हम बार बार आपको पता चलेगा हम लेबर के प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन न्यू जनरेशन इस सिस्टम में आई, उसका सोल्यूशन मिलने लगा। और आज ऐसा है कि बहुत कम प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग इतने हमारे अभिनव ग्रुप के 2.5 लाख 3 लाख लोग हैं जिसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और एक चीज है कि हम चैलेंजेस बहुत लेते हैं, कोई भी चैलेंज आने दो उसके ऊपर हमारा सोल्यूशन होता ही। ऐसे ही चैलेंज हम लेते हैं कि जिसका सोल्यूशन होगा ही होगा, उस प्रकार से हमारा काम चल रहा है। अभी जैसे कोरोना का है तो हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा था, तो पापा एक गाड़ी पे मैं एक गाड़ी पे खुद हमने जाकर डिलीवरी दी, क्योंकि हमारे खुद का बिजनेस है। तो हमें ऐसा कोई लगा नहीं कि नहीं बाबा हम कैसे जाएंगे, तो लोग बोलेंगे आप इतने बड़े होकर आप इधर आ रहे हो, तो ऐसे कोई नहीं। हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद ही क्रेट उठाते थे, उनको डायरेक्टली देते थे, तो कुछ भी नहीं। कस्टमर भी बहुत आए, आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग करके फार्मिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, गोबर उठाते हो, तो बहुत वो भी अच्छी एक लगता है कि हाँ बाबा कोई ना कोई हमें बोल रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा लग रहा है। तो हाँ, जो प्रॉब्लम आते थे उसके ऊपर सब लोग काम। जी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके प्रिया जी, प्रमोद जी। और निश्चित तौर पर आपने प्रिया जी अपने इलाके में तो प्रेरणा स्रोत आप बनी ही हैं, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारा ये इंटरव्यू जितने लोग देखेंगे वो जरूर, खासकर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आप ये इस इंटरव्यू को देखेंगी तो जरूर उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि भाई एक कृषि क्षेत्र है जहां पर वो जा सकती हैं और अपना नाम कमा सकती हैं। आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, अपना समय निकाला, और हम देख भी रहे हैं लगातार इंटरव्यू के दौरान कि आपको वहां पर थोड़ी गर्मी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।